दोस्तों नमस्कार, मैं भानु प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे। आज हम यूजीसी नेट के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा जो शोध अभिक्षमता या अनुसंधान अभिक्षमता यूनिट है उससे रहेंगे। और इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं लेकिन उनमें हमें कंफ्यूजन होता है। आज हम उन छोटे छोटे टॉपिक्स को कुछ टॉपिक्स लेंगे, उन पे हम डिस्कस करेंगे। और अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो बताइएगा, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें और भी इसी प्रकार के टॉपिक शामिल किए जाएंगे। चलिए फिर प्रारंभ कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं सहसंबंध गुणांक आर की परिभाषा क्या है। सहसंबंध गुणांक आर, जिसको पियर्सन आर से भी जानते हैं और जिसकी सीमा क्या रहती है -1 से +1 तक। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। यह एक सांख्यिकीय माप है जो दो चरों के बीच रैखिक संबंध की ताकत और दिशा को दर्शाता है। इसका मान है माइनस से लेकर +1 के बीच होता है। इसका मान हमेशा, जैसा मैंने पहले ही बताया था, -1 से +1 के बीच होता है। तो रैखिक संबंध है, मतलब चलता है दिशा बताता है। और इसमें दो चीजें बताई गई, ताकत और दिशा। ताकत क्या दर्शाती है? ताकत हमें बताएगी कि यह कितना है। ठीक है, कितने का मतलब उसका नंबर क्या है। जैसे 0.85 हो गया, 0.95 हो गया, तो ये क्या है, बहुत ही दृढ़ है, मतलब मजबूत सहसंबंध है उन चीज़ों के मध्य। किसी के मध्य 10 है, 0.10 ही है, सिर्फ 0.10 है, तो ये क्या है, कमजोर सहसंबंध है। ठीक है। अब दिशा मतलब सकारात्मक है कि नकारात्मक है, ये हमें इसके जो सिंबल रहेंगे ये बताएंगे कि प्लस वाला है या माइनस वाला है। अगर माइनस वाला है तो उनके मध्य नकारात्मक सहसंबंध होगा। जब नकारात्मक सहसंबंध होगा तो उनकी दिशा विपरीत होगी, मतलब जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे अगर हमारी मतलब महंगाई जब बढ़ती है तो हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो इनमें दोनों में क्या है, नकारात्मक सहसंबंध है। और जैसे हमारी सैलरी बढ़ने पे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, इन दोनों में क्या है, सकारात्मक सहसंबंध है। और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस टॉपिक से मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं। इसमें आपको कुछ सकारात्मक और नकारात्मक नंबर्स दे देगा। जैसे पॉजिटिव में 0.10 दे दिया और नेगेटिव में 0.95 दे दिया। अब इसमें से पूछेगा किसमें अधिक दृढ़ सकारात्मक संबंध है, ज़्यादा स्ट्रांग कोरिलेशन है। तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर प्लस की तरफ चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जब स्ट्रांग पूछेगा, स्ट्रांग कोरिलेशन पूछेगा, दृढ़ सहसंबंध पूछेगा, तो हम सिर्फ नंबर को फोकस करेंगे, ना कि सिंबल को। सिंबल मतलब इसके चिन्हों को फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर को फोकस करेंगे। और जब ये पूछेगा सकारात्मक या नकारात्मक, किसी दो चीज़ों के मध्य सकारात्मक संबंध है या नकारात्मक सहसंबंध है, तब हम इसके सिंबल को देखेंगे। आशा है ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला वाला देख लेते हैं। सहसंबंध और कार्यकरण के बीच क्या अंतर है। अब दो शब्द हैं, इनमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कार्यकरण क्या है और सहसंबंध। एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, सहसंबंध में हम देखते हैं कि एक दूसरे से कैसे प्रभावित होता है, एक के घटने से दूसरे में क्या परिवर्तन होता है, मतलब एक के परिवर्तन से दूसरे में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये चीज़ है। जबकि कार्यकरण में क्या होता है, जो पहले में परिवर्तन हो रहा है उसका कारण ही दूसरा होता है। ठीक है, उसी के कारण से होता है, तो इसलिए ये कार्यकरण है। लेकिन उसमें कारण दूसरे हो सकते हैं। जैसे महंगाई बढ़ी है तो आपने अपने एक्सपेंसेस कम कर लिए हैं, तो इसके कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव, मतलब यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा उसके। ये सिर्फ है कि सहसंबंध है, वो जब बढ़ेगा तो ये अन्य जो कुछ फैक्टर हैं, उन फैक्टर के कारण क्या होगा कि आपके एक्सपेंसेस मतलब खर्चे आप कम कर लेंगे। लेकिन कार्यकरण संबंध में क्या है, कार्यकरण संबंध में ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे नींद का अगर हम देख लें, नींद और अध्ययन का देख लें, या जैसे किसी घटना का, जैसे नशे में कोई गाड़ी चला रहा था और इसके कारण एक्सीडेंट हुआ, तो उस एक्सीडेंट का कारण क्या होगा, नशा करना हो जाएगा। ठीक है,
चलो इसको देख लेते हैं एक बार। सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो चर एक साथ कैसे बदलते हैं, मतलब दोनों चर बदलेंगे, ये इसका मेन कंडीशन है। जबकि कार्यकारण यह बताता है कि एक चर में परिवर्तन सीधे दूसरे में परिवर्तन का कारण बनता है, कि जब एक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में परिवर्तन का कारण बनेगा। पहले में सिर्फ साथ साथ में परिवर्तन होता है, या तो एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साइड में जाएंगे, या एक साथ या अपोज नीचे आएंगे, एक साथ नीचे आएंगे तो क्या होगा, इनमें सकारात्मक होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब वहां पे क्या होगा, वहां पे नकारात्मक सहसंबंध होगा। अपोजिट, जैसे एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, ठीक है। जैसे महंगाई बढ़ रही है और खर्चे कम हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, नकारात्मक सहसंबंध। जब इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे कि आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सकारात्मक सहसंबंध। आशा है ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, एक मजबूत सकारात्मक सहसंबंध क्या है। तो अब मजबूत की बात तो आएगी, तो और सकारात्मक भी लगा है। तो सबसे ज़्यादा मतलब मजबूत किसको माना जाता है, जो हालांकि अभी तक पॉसिबल नहीं है, कि +1 जो है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो अगर +1 मतलब किसी चीज़ में पूरी तरीके से, मतलब अगर एक कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो भी उतना ही बढ़े, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही बढ़े, तब वहाँ पे दृढ़ सकारात्मक संबंध हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, तो इसमें 80 जैसे 80% है, 90% है, इसको हम मजबूत सकारात्मक सहसंबंध बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे एक चर का मान बढ़ता है, दूसरे चर का मान भी बढ़ता है, और यह संबंध बहुत मजबूत होता है। आर का मान +1 के करीब होता है, क्योंकि +1 बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसके आसपास होता है। अच्छा, ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए नकारात्मक दृढ़ नकारात्मक सहसंबंध किसके पास जाएगा, तो -1 के पास आसपास रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्लस्टर नमूना की परिभाषा। क्लस्टर नमूना क्या होता है, इसके बारे में बात कर लें। तो ये क्या है, नमूनाकरण की विधि है, और ये किस में आती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आती है। तो क्लस्टर में क्या होता है कि हम चीज़ों में क्या करते हैं, उनको अलग अलग, जैसे राज्य हैं, कई राज्य पूरे देश में भी हमें अध्ययन करना है, तो सैंपल लेने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग राज्य को एक क्लस्टर के रूप में ले लेंगे और उसके आधार पे नमूना लेते हैं। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। आबादी की भौगोलिक या प्रासंगिक प्रशासनिक क्लस्टर समूहों में विभाजित करना, और फिर कुछ क्लस्टरों का यादृच्छिक रूप से चयन करना, चुने गए क्लस्टरों के सभी सदस्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये क्या है, सबसे पहले हम जैसे राज्यों में उसको बांट लिए, फिर राज्यों के बाद में हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग समूहों में बांट लेंगे कि स्त्री पुरुष इस प्रकार से। उसके बाद हम उसमें रैंडम सैम्पलिंग मेथड से क्या करेंगे, नमूना का चयन करने, सैंपल का चूज कर लेंगे, उसके बाद उनका अध्ययन करेंगे। अगला हमारा है स्त्रीकरण नमूना की परिभाषा। तो स्त्रीकरण में क्या होता है, जब हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें अलग अलग आधार पे क्या होता है कि भिन्नता पाई जाती है, तब वहाँ पे क्या किया जाता है, स्त्रीकरण नमूना लिया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग आधार पे, जैसे स्त्री पुरुष के आधार पे, गरीब अमीर के आधार पे, ठीक है, एज के आधार पे हो सकता है, एज के आधार पे हो सकता है, लिंग के आधार पे हो सकता है, आवास के आधार पे हो सकता है, शिक्षण स्तर के आधार पे हो सकता है। इस कोई ना कोई आधार पे हम क्या करते हैं, लोगों के समूह को पहले बांट लेते हैं, फिर उसके परसेंटेज रेशियो के आधार पे उनमें से हम सदस्यों का चयन कर लेते हैं। चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। आबादी को सजातीय स्तरों उपसमूहों में विभाजित करना, फिर प्रत्येक स्तर से अनुपातिक रूप से यादृच्छिक नमूना लेना। जैसे आप एक क्लास में गए और आपने लिंग के आधार पे वहाँ पे बांटा, तो मान लो लड़कियाँ 10 थीं, लड़के 40 थे। तो अब हम जब बच्चे लेंगे, अपने नमूना लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो 10 थे अब टोटल 50 हैं, तो हमें मान लो 5 ही लेने थे, तो एक हम ले लेंगे, लड़कियां 10 थी तो 2 हम वहाँ से ले लेंगे, और मतलब एक 50 से 5 ही लेने हैं, तो एक ले लेंगे लड़की और 4 लड़के लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्लस्टर और स्त्रीकरण नमूना के बीच में अंतर क्या है, इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कई बार क्वेश्चन में, तो इसको देख लेते हैं। क्लस्टर नमूना में पूरे क्लस्टर का अध्ययन किया जाता है, जबकि स्त्रीकरण नमूना में प्रत्येक स्तर से नमूने लिए जाते हैं। उसमें क्या था, पूरा क्लस्टर का अध्ययन किया गया, जो मतलब लास्ट में एक ग्रुप ले लिया गया, उस ग्रुप का पूरा अध्ययन किया जा रहा था। लेकिन इसमें जो अलग अलग हमने स्तर बनाए, उनमें से सैंपल लिया, उन सैंपल का अध्ययन किया जाता है।
टाइप 1 त्रुटि क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो टाइप 1 त्रुटि के बारे में अगर बात करें तो टाइप 1 त्रुटि क्या है, जब शून्य परिकल्पना, दो प्रकार की परिकल्पनाएं हम बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। पहली हाइपोथेसिस हमारी कौन सी होती है, तो पहली हमारी होती है ऑपरेशनल हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस भी उसको बोल लेते हैं। दूसरी हमारी हाइपोथेसिस होती है नल हाइपोथेसिस। तो जब और नल हाइपोथेसिस मेनली क्या करती है, दो चीज़ों के अंतर को खत्म करती है, मतलब दो चीज़ों को इक्वल बताती है। तो इसको रिजेक्ट करने के लिए ही मुख्य रूप से बनाया जाता है। तो इसमें टाइप 1 त्रुटि कब होती है कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब सत्य है, और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो टाइप 1 त्रुटि होती है। चलो इसको देख लेते हैं। गलत तरीके से एक सही शून्य परिकल्पना H0, शून्य परिकल्पना को H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, को खारिज करना, इसे झूठी सकारात्मक फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। कई बार हो सकता है वहाँ पे आपको टाइप 1 त्रुटि ना लिख के ये पूछ ले झूठी सकारात्मकता या फॉल्स पॉजिटिव एरर किसको बोलते हैं, तब आप वहाँ पे बता सकते हैं कि टाइप 1 जो त्रुटि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, झूठी सकारात्मक परिकल्पना बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। टाइप 2 त्रुटि अब क्या होती है, इसमें अब जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि इसमें क्या रहता है कि जो हमारी परिकल्पना है वो असत्य होती है, मतलब गलत परिकल्पना है, नल हाइपोथेसिस गलत होती है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं हम असफल रहते हैं। इसमें डाटा मतलब पर्याप्त साक्ष्य नहीं हमारे पास होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एविडेंस की कमी के कारण हम उसको क्या है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे टाइप 2 त्रुटि हो जाती है, मतलब टाइप 2 एरर हो जाती है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। एक झूठी शून्य परिकल्पना जिसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं को खारिज करने में विफल रहना, इसे झूठी नकारात्मक फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। तो झूठी वाली बात को जब सच मानोगे तो उसके क्या बोलेंगे, झूठी नकारात्मक या फॉल्स नेगेटिव परिकल्पना भी बोलते हैं। अगला देख लेते हैं। त्रिकोणीयकरण यानी ट्रेंगुलाइजेशन क्या होता है। ट्रेंगुलाइजेशन क्या होता है कि कई सारे रिसर्च में हमें क्या करना होता है कि हम जब रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें क्या है, सिर्फ मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव से जब काम नहीं चलता तो दोनों को मिक्सअप करके हम किसी चीज़ पे जब रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे हम क्या है, ट्रेंगुलाइजेशन का यूज करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। यह एक ही शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए कई डेटा स्रोतों, विधियों, सिद्धांतों या शोधकर्ताओं का उपयोग, इसका उद्देश्य निष्कर्षों की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि एक ही प्रश्न है, उसका उत्तर देने के लिए हम अलग अलग विधि, अलग अलग डाटा कलेक्शन के टूल्स यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंगुलाइजेशन बोलते हैं। अगला हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान। एक्शन रिसर्च क्या होता है, तो एक्शन रिसर्च के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक्शन रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च एक स्थानिक स्तर पर जब कोई समस्या होती है उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है, और इसकी खासियत क्या होती है, ये लिमिट मतलब ये इसका सामान्यीकरण नहीं किया जाता, और जो इसका अनुसंधान करता होता है वही इसका उपयोग करता भी होता है। वो मतलब अपनी जो इस तरह जैसे एक विद्यालय का शिक्षक हो गया, कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, हमारा मैनेजमेंट हो गया, वो लोग इसका यूज़ करते हैं। मतलब और ये कैसा होता है, चक्रीय होता है, साइकिल में चलता है। चलिए इसको देख लेते हैं। एक चक्रीय एक्शन रिसर्च क्या है, एक चक्रीय प्रक्रिया जिसमें एक स्थानीय समस्या को हल करने के लिए योजना बनाना, कार्रवाई करना, अवलोकन करना, चिंतन करना शामिल है। आमतौर पर एक कक्षा या संगठन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आने वाला एक मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, किसी स्थानीय स्तर पर जब कोई घटना घटती है तो उस घटना के आधार पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हुई हैं, कैसे क्या हुआ है, इस चीज़ को जानने के लिए जो प्रत्यक्षदर्शी लोग होते हैं उस ग्राउंड जीरो पे जाते हैं। नहीं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी सुनी होगी, वहाँ पे जाते हैं और उसका फिर उन लोगों से साक्ष्य इकट्ठा करके हम एक थ्योरी बनाते हैं। उसको क्या हम बोलते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी। देख लेते हैं। एक गुणात्मक शोध पद्धति जो डेटा से एक नया सिद्धांत बनाती है बजाय इसके कि मौजूद सिद्धांत का परीक्षण किया जाए। मतलब ये एक प्रकार से क्या करती है कि जो डेटा है उसके आधार पे एक नया सिद्धांत बनाती है। किस आधार पे, ग्राउंड लेवल पे चीज़ों का कलेक्ट करके, खोज करके फिर एक नया सिद्धांत का निर्माण करती है।
उसके बाद है गैर हानिकारकता, यानी नॉन मेल फाइनेंस। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये शोध नैतिकता का से जुड़ा हुआ एक वर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जानबूझकर कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए अपने रिसर्च में, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। शोध नैतिकता का एक सिद्धांत जिसका अर्थ है शोधकर्ता को जानबूझकर प्रतिभागियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला हमारा है निर्मित वैधता, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये किससे रिलेटेड है कि जो हम कोई भी प्रश्नावली परीक्षण बना रहे हैं, उपकरण बना रहे हैं, तो वो उसी चीज़ को माप रहा है जिसके लिए बनाया गया है। तो ये बताने के लिए हम इसमें किस चीज़ का चेक करते हैं, निर्मित वैधता या कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी का चेक करते हैं। मतलब जिस कॉन्टेस्ट में बनाया गया उसी कॉन्टेस्ट को वो चेक करे। जैसे बुद्धि लब्धि को मापने के लिए बनाया गया तो वो बुद्धि लब्धि को चेक करे, ना कि वो वहाँ पे अभिप्रेरणा स्तर को चेक करने लगे। या उस सीमा को संदर्भित करता है जिस तक एक माप उपकरण जैसे प्रश्नावली उस अमूर्त अवधारणाओं को सही ढंग से मापता है जिसे मापने का इरादा है। ठीक है, जो बात मैंने बताई वही बात है। तो अगला है बाहरी वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है किसी भी परीक्षण की, किसी भी टेस्ट की। एक्सटर्नल वैलिडिटी या किसी भी रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, बाहरी वैधता क्या होती है, जो इस चीज़ को प्रदर्शित करती है कि इसका जनरलाइजेशन कितना ज़्यादा किया जा सकता है, कितने ज़्यादा लोगों पर ये लागू होता है। ठीक है, जैसे आपने कोई सिद्धांत बनाया, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है, तो जीन पियाजे का सिद्धांत कितने सभी बच्चों पे ज़्यादातर लागू होता है, तो इसकी जो मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। जैसे आपने एक अलीगढ़ जनपद के विद्यार्थियों की जो है पारिवारिक स्थिति का, उनके बुद्धिलब्धि पर अध्ययन किया, प्रभाव पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अब उसमें क्या है कि कितने बच्चों पे वो लागू हो रहा है, ये कहाँ से डिसाइड होगा, बाहरी वैधता से डिसाइड होता है। या उस सीमा को संदर्भित करता है जिस तक अध्ययन के निष्कर्षों को अन्य आबादी सेटिंग्स और समय तक सामान्यीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा है वर्णनात्मक अनुसंधान यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्या होता है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, जो वर्तमान में चीज़ें घट रही हैं उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोल सकते हैं। वर्तमान से जुड़ा है, मतलब प्रेजेंट से जुड़ा हुआ होता है। एक शोध डिजाइन जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट स्थिति, व्यक्ति या समूह का व्यवस्थित रूप से वर्णन करना है बिना कारण और प्रभाव संबंधों की व्याख्या की। मतलब इसमें कॉज इफेक्ट नहीं है, कॉज इफेक्ट होगा तो ये किस में चला जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट में चला जाएगा। कॉज इफेक्ट नहीं, जो जिस स्थिति में है, जैसे इसमें सर्वे मेथड आ जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड आ जाता है, इस प्रकार से कई अलग अलग मेथड इसमें यूज किए जाते हैं रिसर्च करने के लिए। तो इसमें क्या मतलब, जो वर्तमान स्थिति है उसका अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से इसको किया जाता है। अगला देख लेते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब दोनों में देखो अंतर है। पहला वाला हमारा कैसा है, पहला वाला हमारा आता है क्वांटिटेटिव डाटा, पहले वाले में ज़्यादातर क्वांटिटेटिव डाटा है, ये क्या है क्वालिटेटिव डाटा वाले में आता है। और ये क्या है, किसी चीज़ के किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करता है, उस चीज़ को समझाता है। तो एक शोध डिजाइन जिसका उद्देश्य घटना में क्यों और कैसे का पता लगाकर कारण और प्रभाव संबंधों को समझाना है। मतलब इसमें क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंटल वाला भी आ जाएगा रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी वाला भी आ जाए, मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में ही आता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो हमारा विवरणात्मक वाला जिसको हम बोले डिस्क्रिप्टिव वाला है, उसमें सिर्फ क्या का अध्ययन करते हैं हम कि क्या है वर्तमान स्थिति में, समस्या क्या है जैसे, ठीक है, या किसी चीज़ की स्थिति क्या है। लेकिन इसमें क्यों और कैसे का भी हम पता लगाते हैं। ठीक है, कोई चीज़ है, मान लो जैसे आज के समय पे शिक्षक और विद्यार्थियों में एंगेजमेंट की समस्या है, तो अभी पहला वाला तो सिर्फ ये पता लगाएगा कि समस्या है, और जब हम दूसरे वाले की बात करेंगे तो इसमें ये भी पता लगाया जाएगा कि समस्या का कारण क्या है, क्यों है, ठीक है, और कैसे है। ठीक है, आगे मैं बात कर लूँ अध्ययन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ स्टडी। ये इसका यूज क्यों करते हैं रिसर्च में, देखो लिमिटेशंस इसलिए ज़रूरी होती है, जब हम किसी क्षेत्र में अध्ययन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाई, कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें में तो सीमाएं होती हैं, हर चीज़ की सीमाएं हैं, कुछ उपकरण की सीमाएं हैं, एक शोधकर्ता की भी अपनी सीमाएं हैं, और कुछ गलतियां भी होती हैं जब कोई काम करते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही अध्ययन की सीमाओं के अंतर्गत आता है। मतलब शोधकर्ता द्वारा अपनी रिपोर्ट में अध्ययन की संभावित कमजोरियों और बाधाओं को स्वीकार करना अध्ययन की विश्वसनीयता और ईमानदारी को दर्शाता है। ठीक है, अगला हमारा है
नमूनाकरण पूर्वक है, सैम्पलिंग बायस्ड। सैम्पलिंग बायस्ड क्या है, जब हम मतलब अयादृच्छिक रूप से नमूना लेते हैं, मतलब नॉन रेंडम सैम्पलिंग का यूज करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार डाटा ले लेते हैं, ना कि संपूर्ण जनसंख्या को जिसमें पार्टिसिपेट का मौका नहीं मिलता है उन्हीं को हम लेते हैं, जिनसे हमें लगता है कि हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिल जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बायस बोलते हैं, या नमूना पूर्वाग्रह बोलते हैं। नमूनाकरण प्रक्रिया में एक त्रुटि जो आबादी के कुछ सदस्यों के चयन की संभावना को बढ़ाती है, जिससे नमूना प्रतिनिधि नहीं हो पाता। जैसे मान लो आप एक क्लास में गए और आप ये दिखाना चाह रहे थे, लड़के और लड़कियों में जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है, तो क्लास के जो लड़के लिए वो प्रतिभाशाली ले ली और लड़कियां मंद बुद्धि वाली ले ली। फिर आप अपना रिजल्ट शो कर दिए कि देखो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं लड़के तेज हैं। तो इस प्रकार से अगला है संभाव्यता नमूना। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, जिसमें सभी को चुने जाने का समान अवसर है, ठीक है, कोई भी बायसनेस नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। एक नमूनाकरण विधि जिसमें आबादी के प्रत्येक सदस्य के पास नमूने में चुने जाने के एक ज्ञात शून्य गैर शून्य मौका होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें हमारा क्या होता है, एक नमूनाकरण विधि जिसमें आबादी के प्रत्येक सदस्य के पास नमूने में चुने जाने के एक ज्ञात गैर शून्य मौका होता है। मतलब गैर शून्य मतलब सभी के पास समान इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि उसमें वो चुन लिए जाएं। अगला है गैर संभाव्यता नमूनाकरण, तो जस्ट इसका उल्टा है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि स्पेसिफिक है, जिसको हम चाहेंगे वो ही लिया जाएगा और एक के चुने जाने से दूसरा प्रभावित होगा। अगर एक चुन लिया गया तो दूसरे को मौका नहीं मिलता है। एक नमूनाकरण विधि जिसमें नमूनाकरण के लिए जनसंख्या के सदस्यों का चयन करने की संभावना अज्ञात होती है, वो रिसर्चर पर डिपेंड करता है वो किसको लेगा। अब इन दोनों में कुछ एग्जाम्पल ले लें। जैसे प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आ जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में हमारे आ जाते हैं रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है, क्लस्टर आ जाता है और स्ट्रेटिफाइड आ जाता है। और ऐसे ही जब हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी में, तो कोटा आ जाता है, परपसिव आ जाता है, स्नोबॉल आ जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो विधियां हैं उनमें अलग अलग प्रकार शामिल होते हैं। फिर सांख्यिकीय महत्व क्या है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो यह संभावना कि शोध अध्ययन में देखे गए परिणाम संयोग से नहीं हुए हैं, लेकिन वास्तव में एक वास्तविक प्रभाव को दर्शाते हैं। मतलब संयोग से नहीं हुए हैं, कि प्रॉपर कारण से हुए हैं, ये चीज़ दिखाने के लिए हम स्टैटिस्टिकल जो है इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं। अगला है अमूर्त। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट हम जब भी एक रिसर्च लिखते हैं तो उसमें एक अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। इसको देख लें। एक शोध रिपोर्ट की शुरुआत में एक संक्षिप्त सारांश जो अध्ययन के उद्देश्य, विधि, परिणामों और निष्कर्षों का वर्णन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगला है साहित्य समीक्षा। तो साहित्य समीक्षा क्या होती है, जब भी हम अपनी समस्या का चयन कर लेते हैं, फिर उस क्षेत्र में क्या क्या अभी तक कार्य हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को जानने के लिए जिस क्षेत्र में हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें कौन से मेथड का यूज करना है, कौन से टूल का यूज करना है, कैसे वो रिसर्च हुई है, इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। एक शोध रिपोर्ट का एक हिस्सा जो किसी विशेष विषय पर मौजूदा शोध की समीक्षा, सारांश और आलोचना करता है, ठीक है। अगला है प्रायोगिक समूह यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। क्या होता है, एक वर्ड है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब जब हम रिसर्च करते हैं तो दो टाइप के ग्रुप हम बनाते हैं। एक कंट्रोल्ड ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल्ड ग्रुप वो होता है जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं देते। ट्रीटमेंट मान लो जैसे आप मोबाइल से अध्ययन करने से विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि पे प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 20 बच्चे ले लिए, 10 बच्चों को आप मोबाइल से पढ़ाएंगे, 10 बच्चों को पारंपरिक व्याख्यान मेथड से पढ़ाएंगे। तो जो 10 बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के सदस्य हो जाएंगे, और जो हमारे 10 बच्चे व्याख्यान विधि से पढ़ रहे हैं वो कंट्रोल्ड ग्रुप के सदस्य हो जाएंगे। एक प्रायोगिक अध्ययन में वह समूह होता है जिसे उपचार या स्वतंत्र चर प्राप्त होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है नियंत्रण समूह। क्या होता है, नियंत्रण समूह अभी मैंने जस्ट बता ही दिया है कि एक प्रायोगिक अध्ययन में यह वह समूह होता है जिसे उपचार या स्वतंत्र चर प्राप्त नहीं होता और इसका उपयोग तुलना के लिए किया जाता है, कंपेयर करने के लिए किया जाता है।
तो आशा करते हैं आज जो भी टॉपिक ये पॉइंट बताए गए हैं तो ये आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो एक बार मुझे बताएंगे। अगर आप लोग बताते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और आगे के वीडियो के लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं तो मुझे बताइएगा। तो आगे भी इस प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग टॉपिक्स से, अलग अलग जो छोटे छोटे वर्ड हैं जिनसे सीधा क्वेश्चन बन जाता है, उनको मैं इस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूँगा।